साथियों नमस्कार। आज का विषय चर्चा के लिए बहुत गंभीर है और इसको बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया इसको पूरा सुनें। ये खबर कल की है, लेकिन ये कहीं पे प्रकाशित नहीं हुई, कहीं ये दब गई और ये मसला बड़ा गंभीर है। कल सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार पुनीत सहगल ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट मैथ्यूस नेदुम्पारा की नवंबर 2022 की एक याचिका को स्वीकार करने से मना कर दिया, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उस याचिका में उन्होंने कॉलेजियम को ख़त्म करने और एनजेएसी को रिवाइव करने की रिक्वेस्ट की थी। इस चीज़ के लिए पुनीत सहगल ने कहा है कि ये मसला कॉलेजियम को पहले ही अपहेल्ड कर दिया गया था और एनजेएसी, जिसमें सरकार को जजों की नियुक्ति के लिए बराबर अधिकार दिए गए थे, उसे खारिज कर दिया था 2015 में संविधान पीठ ने। रिव्यू पिटीशन भी पुनीत सहगल ने कहा कि 2018 में रिजेक्ट हुई थी और इस तरह यह याचिका इट इज़ एन अटेम्प्ट टू ओवर रीच द प्रिंसिपल्स ऑफ सेटल्ड लॉ और फ्यूल्ड बाई एन अल्टीरियर मोटिव। पुनीत सहगल ने 2013 के सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का सहारा लेते हुए कहा है, मैं पढ़ के बताता हूँ क्या कहा है उन्होंने। आई होल्ड दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेजेंट केस वॉज नॉट प्रॉपर एंड बाई वर्च्यू ऑफ ऑर्डर 15 रूल 5 ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 आई हेयर बाई डिक्लाइन टू रिसीव द सेम। मतलब 2022 की याचिका को वो कह रहे आई रिफ्यूज टू रिसीव द सेम। अरे रिसीव को तुम मना कैसे कर सकते हो? वो तो तुम्हारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। उसकी रजिस्ट्रेशन को तुम मना कर सकते हो, रिसीव करने के लिए मना थोड़ी कर सकते हो। रूल 2013 के रूल्स के मुताबिक रजिस्ट्रार के पास ये कहते कि पावर है कि वो किसी याचिका को रिसीव करने से मना कर सकता है अगर याचिकाकर्ता ने कोई रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं बताए, या याचिका तुच्छ है, या स्कैंडलस मैटर है इसके अंदर। स्कैंडलस मैटर, अब इसके अंदर कौन सा स्कैंडलस मैटर था जी? फिर 17 नवंबर 2022 को जब एडवोकेट नेदुम्पारा ने ये याचिका दायर की थी, तो उस वक्त के आप रिपोर्ट्स उठा के पढ़ लीजिए। 17 नवंबर को चीफ जस्टिस, उस वक्त नए नए बने थे, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने उस याचिका को एडमिट किया था और भरोसा दिया था कि इसकी लिस्टिंग की जाएगी। अब सवाल ये आता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसको एडमिट कर लिया, तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को ऐसी पावर कहाँ से आ गई कि वो याचिका कोई ख़त्म कर दे, उसको रिसीव ही ना करे? ऐसा कैसे हो सकता है? ये बड़ा हास्यास्पद चीज़ है ये। और फिर मैं जानना चाहता हूँ कि पुनीत सहगल ने ये किस आधार पे कह दिया कि 2022 के जो एनजेएसी कानून था 2014 का, उसके अंदर सरकार को जजों की नियुक्ति के बारे में बराबर अधिकार दे दिए गए थे। एनजेएसी में जो जजों की नियुक्ति के लिए समिति बनी थी, वो क्या समिति थी मैं बताता हूँ आपको। एक था उसमें चीफ जस्टिस, 2 अन्य सुप्रीम कोर्ट के जज और यूनियन लॉ मिनिस्टर सरकार की तरफ से एक था, और 2 एमिनेंट पर्सन्स टू बी नॉमिनेटेड बाय ए कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ, कौन सी कमेटी? जिसके अंदर प्रधानमंत्री होंगे, चीफ जस्टिस होंगे
और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। यानी कि 6 मेंबरों की कमेटी थी, समिति थी जो जजों की नियुक्ति के लिए रिकमेंडेशन देगी। उसके अंदर 6 में से 5 लोग ऐसे थे जिनकी नियुक्ति या तो चीफ जस्टिस करेगा या उसकी रजामंदी से होगी। केवल एक सरकार का लॉ मिनिस्टर उसके अंदर बैठेगा। तो बराबर का अधिकार सरकार को कहाँ से मिल गया जी? ये कितना बड़ा झूठ जो बोला है इन्होंने, ये समझ से परे है मेरी। पुनीत सहगल ने जजों की, फिर उन्होंने कहा कि उस एनजीएससी को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने रद्द कर दिया था, जबकि नेदुम पारा ने कहा कि वो जजमेंट जो था इट वाज वॉइड एब इनिशियो। बिल्कुल ठीक कहा, कुछ गलत नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जो जजेस थे दे वर देमसेल्व्स द स्टेक होल्डर्स, दे वर द इंटरेस्टेड पार्टी। वो इंटरेस्टेड पार्टी, स्टेक होल्डर अपने खिलाफ फैसला सुनवाई खुद कैसे कर सकता है? बड़े लॉजिकल बात है ये, कैसे फैसला कर सकते हैं? अरे भाई, एक मैं दरोगा नहीं कहूँगा, अगर एक आईजी के ऊपर कोई गंभीर आरोप लग जाता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या आईजी को दे दी जाएगी? ऐसा कैसे हो सकता है? आईजी क्या अपने खिलाफ इंक्वायरी करेगा? कुछ बिल्कुल नहीं करेगा। इस तरह जो जजेस हैं वो तो खुद ही उसके अंदर शामिल हैं। उनको कैसे अधिकार मिल गया कि वो अपने खिलाफ जो याचिका है उसके अंदर फैसला देंगे? ये तो नहीं दे सकते। बेसिकली गलत है, सैद्धांतिक रूप से गलत है। अब आप सोचेंगे कि अगर वो फैसला नहीं देंगे तो कौन देगा? ये सुप्रीम कोर्ट को खुद सोचना चाहिए कि सरकार ने एक कानून बनाया और कानून बना के आप उसको रद्द कर रहे हैं। रद्द कौन करेगा? जो जुडिशरी से रिलेटेड नहीं होगा वो आदमी रद्द कर सकता है उसको, क्योंकि वो तो मामला जुडिशल मामला तो है ही नहीं ना इसके अंदर। आपने कहा जी जो जुडिशरी की स्वतंत्रता पर आघात पहुंचाया गया है। कैसे आघात पहुंच गया जी? आपकी स्वतंत्रता पर कैसे चोट पहुंचती है उससे? केवल एक लॉ मिनिस्टर उस समिति में बैठने से आपकी स्वतंत्रता खत्म हो गई और आप 5 के 5 जज बैठ के, जो कॉलेजियम में बैठ के आप फैसला जजों की नियुक्ति करते हैं, वो तो टोटली आप अपने आप ही करते हैं ना। फिर तो उसको भी तो फिर एक तरफा माना जाएगा ना। फिर दूसरी बड़ी चीज़ कि वो जो एनजीएससी कानून था वो संसद से यूनानिमसली पास हुआ था। केवल एक सज्जन थे, मेरे ख्याल है राम जेठमलानी थे, जिन्होंने वॉकआउट किया था। यूनानिमसली पास होने का मतलब है संसद से 125 करोड़, उस वक्त की आबादी बता रहा हूँ मैं, 125 करोड़ जो वी द पीपल ऑफ इंडिया कहते हैं, उनकी रजामंदी से कानून बना था। और किसने बनाया था? गवर्नमेंट ने बनाया था। सरकार के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, जो मंत्री बैठे हैं, उन्होंने बनाया था। और वो दे आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक। यू आर नॉट अकाउंटेबल टू द पब्लिक। आप तो किसी तरह से पब्लिक के प्रति आपकी जवाबदेही है ही नहीं। आप उसको रद्द करने का अधिकार ही नहीं रखते। तो ये जो इन्होंने गुलगपाड़ा किया है, इसके लिए मतलब ये तो हो गया कि अब तक चोर बाजारी चल रही है, पूरी तरह चोर बाजारी चल रही है। और फिर जब चीफ जस्टिस, मैं फिर कहता हूँ, जब चीफ जस्टिस एक चीज़ को एडमिट कर चुके हैं, पिटीशन को एडमिट कर चुके हैं, तो रजिस्ट्रार को उसे रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। ये कॉलेजियम एक घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है, और जो चल रहा है 1993 से। इसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए और इसको जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि नई सरकार है वो एक नया एनजीएससी बिल लेके आए, और अब की बार अगर ये रद्द करें, तो मैं कहता हूँ कि रद्द करने की पावर भी ख़त्म होनी चाहिए। अगर फिर भी रद्द करते हैं तो उस जजमेंट को भी खारिज करके दोबारा संसद में पास कराना चाहिए। आज के अंक में इतना ही। मैं अगले अंक में आपको बताऊंगा कि ये जो कॉलेजियम की बीमारी है ये शुरू कैसे हुई, क्यों, इसको एनालाइज करना और भी ज़रूरी है। क्योंकि कॉलेजियम आपने ऐसा कानून बनाया
जबकि आपको कानून बनाने की पावर नहीं है। पावर कानून बनाने की किसको है? संसद को है केवल, और संसद ने कानून बनाया, आप उसको रद्द नहीं कर सकते। और वो भी यूनियनियस पास होके जो कानून बना उसको तो बिल्कुल भी रद्द नहीं कर सकते, आप छेड़ नहीं सकते उसको। कोलेजियम संविधान में कहीं वर्णित नहीं है, कहीं उसका जिक्र नहीं है, आपने फिर भी उसको लागू किया, कैसे कानून बना दिया? सबसे बेसिक सवाल तो ये है कि आपने जो आप कहते हैं ना, आज भी कहा है चीफ जस्टिस ने कि हम तो उस जजमेंट से बंधे हुए हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स का जो था, तो आपने तो बेसिक प्रिंसिपल्स का बेड़ा गर्क कर दिया। आप कहाँ से अपने हिसाब से कानून कैसे बना सकते हैं जो आपको अधिकार नहीं है? और जो चीज़ संविधान में नहीं है आपने वो कानून बनाया। इसके ऊपर आप ये देखिए कि जो जस्टिस संजय किशन कौल थे वो भी इस कानून को लेके, कोलेजियम को लेके बड़ी बड़ी बातें बोलते थे सुप्रीम कोर्ट में जब तक कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन रिटायर होने के 1 हफ्ते के बाद कहते हैं कोलेजियम सिस्टम परफेक्ट नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई सिस्टम अख्तियार नहीं किया गया। अरे अख्तियार कहाँ से करते भाई? जो अख्तियार करने के लिए तुम्हें NGSC दिया तुमने उसको स्वीकार नहीं किया। तो ये मैं आपको मैं अगले अंक में बताऊंगा कि ये कोलेजियम की बीमारी कहाँ से शुरू हुई। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।